तो किसानों के कब आएंगे अच्छे दिन? यह सवाल एक बार फिर से खड़ा हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि सोमवार को भी किसान सड़कों पर दिखाई दिए, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की वकालत करते हुए कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। किसान परिवारों का मुआवजा, क्योंकि जिस वक्त किसान आंदोलन हो रहा था तब उस वक्त कई किसान की मौत हुई, 700 से ज्यादा किसान मरने का दावा किया गया। उनके मुआवजे की मांग। इतना ही नहीं, आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए किसानों पर, उनके मुकदमे वापस हो, कई जगह वापस भी हुए और कई जगह मुआवजा भी मिला। साथ ही मांग यह भी कि जो मंत्री हैं अजय मिश्र टैनी, उन पर भी सरकार एक्शन ले। किसान एक बार फिर से आंदोलन करते हुए दिखाई दिए, मगर राहत की बात यह है और एक बड़ी बात यह है कि जिस वक्त किसान आंदोलन कर रहे थे तब उस बीच कृषि भवन में किसानों को आने का न्योता मिला। यानी जो 2 साल 2 महीने में नहीं हुआ वो हो गया। बैठक हुई, बातचीत हुई। अब नवंबर 2020 किसान आंदोलन का आगाज हुआ और उस दौरान 12 दौर की बैठक हुई, बातचीत हुई सरकार और किसानों के बीच। 22 जनवरी 2021 वो आखिरी दिन था जब सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई। ये वो तारीख थी। अब एमएसपी को प्रभावी बनाने के तरीकों के लिए 18 जुलाई को एक समिति बनाई गई और 22 अगस्त 2022 में इस समिति की बातचीत हुई। मगर अब मार्च आ गया, या यूं कहें कि मार्च भी जाने वाला है, मगर अभी भी एमएसपी को लेकर किसान परेशान है। सरकार किसानों की मुलाकात में क्या बात बनी? किसानों के अच्छे दिन आएंगे? 2024 चुनाव से पहले किसानों की क्या यह घेराबंदी है? ये ऐसे तमाम सवाल और यक्ष प्रश्न है जो इस वक्त सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि किसान दिल्ली में जुटे हुए थे और उसी को लेकर अब सियासत भी हो रही है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें जो आज हमारे साथ मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त गुलरेज शेख, जो कि बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। रत्नाकर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक हैं। प्रीतपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के धुरंधर चेहरों में से एक हैं। और पंडित जी, किसानों का प्रतिनिधित्व करते हुए अक्सर आप इन्हें तमाम न्यूज चैनल्स और डिबेट में देखते और सुनते आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले पंडित जी, इस चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगा। तो राम राम ही हुई या आगे भी कोई बातचीत हुई? पंडित जी। तिलक जी, कम से कम इतने बड़े अरसे से लगातार आंदोलन के बाद से हम लोग तो राम राम का भी इंतजार कर रहे थे कि भाई कम से कम राम राम ही कर लो। हाँ। किसी ने राम राम भी नहीं किया था, तो अब तो राम राम भी हो गई। और एक कहावत कही गई है कि कलयुग में जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक मां दूध नहीं पिलाती है। हाँ। एक जिस चीज को लेकर के हमने कम से कम 20 बार आपसे भी मैंने चर्चा की, और उस चर्चा में मैंने जो भी बिंदु रखे थे आंदोलन के बाद, आंदोलन के दौरान और आंदोलन से लेके आज तक, वही विषयों को किसी भी चीज को एडिशनल नहीं किया गया चर्चा के दौरान। वही चर्चा फिर से रखी गई।
उसको प्रभावी करने के लिए फिर से उन्होंने वही अपनी पुरानी मक्खिया मेथी स्टार्ट किया कि भाई ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। तो उनको बता दिया गया है कि भाई देखिए, आपके द्वारा जितना भी समय मांगा गया था, आपने जो जो कहा था, हमने आपकी हर बात को बिल्कुल से माना गया। नहीं, मैं ये जानना चाह, पंडित जी थोड़ा धीरे धीरे आराम आराम से, आपने जो आरोप लगाए हमेशा आप लगाते हुए हैं सरकार पर, मैं आपसे ये सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि सिर्फ राम राम भी हुई या कुछ और भी हुआ उससे आगे? नहीं, चर्चा का दौर प्रारंभ हुआ। हाँ। फिर से उन्होंने जैसे जब पूर्व में वार्ता की थी तो उन्होंने डायरी पेन लेकर के बिंदुओं को लिखना चालू किया था। आज फिर से डायरी पेन स्टार्ट हो गया है। पंडित जी आप एक तरफा बात करते हैं। आप ये भी तो बताइए कि 3 कुर्सियां आज भी आपके लिए खाली हैं कि नहीं है? क्यों नहीं जाते थे? किसी ने मना किया? सरकार तो चाहती थी आप आइए बात करिए। तिलक जी आप ये बताइए, 3 कुर्सियों की तो बढ़िया बात आपने कही, 10 वार्ता पूर्व में हुई उस पर हम कहां पर खड़े हैं, इसका थोड़ा सा मैं पूछना चाहता। नहीं पंडित जी आज भी तो बातचीत करने गए ना। मैं क्या कह रहा हूं कि ये तो पता ही है कि रास्ता वहीं से निकलना है। हाँ। रास्ता निकालने वाले लोग वही हैं। हाँ। चर्चा उन्हीं से होनी है जी। भगवान के पास भगत को जाना पड़ेगा, भगवान से निवेदन करना पड़ेगा कि हे प्रभु आशीर्वाद दे दो, हम लोगों का कल्याण हो जाए। और हम लोग अपनी जो भी निवेदन कर सकते हैं, हम लोगों ने विविध प्रकार से, जिस प्रकार से कई बार पूजा अर्चना की जाती है ईश्वर की, तो विभिन्न माध्यमों को पिछली बार अख्तियार किया, आज फिर से उसी माध्यम को अख्तियार करते हुए हम लोग अपना प्रारंभ करते हैं। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, आप बैठोगे, आप जो कुर्सियां आपके लिए खाली हैं, फिर आप सरकार पे तोहमत मढ़ोगे कि सरकार भैया पूछती नहीं है हमें? हम तोहमत मानने वाला कोई काम नहीं थी लगती। आपसे ही मैं कहता हूं कि एक बार चलिए, आप ही चले चले मध्यस्थता करा दें कि भैया इनका एक दिन से क्या है, इनका मामला फंसा है, 2 साल से तुम लोग नहीं निपटा। पंडित जी बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, हमसे काहे को मध्यस्थता करवा रहे हैं आप? अरे नहीं, आप चिंतक है, किसानों के चिंतक है। अगर हमारी नहीं सुन रहे शायद आपकी सुन लें तो हम लोगों को बड़ा मजा आ जाएगा। और अच्छा। मैं एक चीज जो आप प्रश्न कर रहे हैं उसको सीधा सा 2 शब्द में उत्तर दे देता हूं। मैं इसलिए पंडित जी ये बात कह रहा था, 30 अप्रैल को फिर से आपने महापंचायत का ऐलान किया है, यानी 40 दिन का आपने अल्टीमेटम डेडलाइन दी है क्या सरकार को? बिल्कुल सही आपने बात, जो मैं कहना चाहता था आपने वही शब्द कह दिया। स्पष्ट बात यह है कम शब्दों में तिलक जी कि हमने पूर्व में भी सरकार को एक बार बताया था कि भाई आप यहां से प्रारंभ होने जा रहा मामला, आप समझ सकते हो, मामले को निपटा लिया जाए, क्योंकि ये मामला किसी व्यक्ति, जाति, विशेष, धर्म, संप्रदाय का नहीं है। ये मामला केवल और केवल उस व्यक्ति का है जो गरीब से लेकर के देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और पूरे देश के लोगों को भोजन देने का काम कर रहे हैं। आज भी उन लोगों को शोषित, पिछड़ा, वंचित करके जो आप रखे, क्या करेंगे 40 दिन के बाद? जब नहीं होगा तो फिर अपनी चर्चा निवेदन करने आएंगे हम लोग भगवान के पास। यानी ठीक चुनाव से पहले एक बार फिर माहौल बनाओगे आप? नहीं, भगवान के पास फिर से आएंगे कि भगवान कृपा करो। नहीं पंडित जी यही सवाल खड़ा होता है ना, आप ठीक चुनाव से पहले फिर माहौल बनाने आएंगे जो आपने पश्चिम बंगाल में किया? ये बताइए, जहां जहां चुनाव हुए वहीं वहीं किया, जहां बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे आपने? नहीं, फिर तिलक जी आप इस चीज को, तिलक चावला जी, कंफ्यूजन हो जाता है तिलक चावला जी, इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट समझ लेने की आवश्यकता है। हमारी लड़ाई, मैंने आपको पहले भी बताया है चावला जी, कि हमारी जो लड़ाई है वो किसी व्यक्ति की, किसी पार्टी की, किसी विचारधारा की। मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन पंडित जी आप लोग ही जाकर बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रहे थे, कह रहे थे कि बीजेपी को वोट मत देना। आप ये बताइए, फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम लोग जब अपनी समस्या, अच्छा सरकार की यह दायित्व तो नहीं बनता था तिलक जी कि इतने दिन से ये प्रकरण चल रहा है, आपने हमको जिम्मेदारी से आश्वस्त कर दिया है कि आप लोग अपने अपने घर चले जाओ। अब जैसे तिलक जी आपने कह दिया है कि भाई हम लोग 8 बजे से इस चर्चा को करेंगे, हम 8 बजे आपकी चर्चा का इंतजार कर रहे कि किसानों के विषय में आज इंडिया वॉइस न्यूज चैनल पे हम लोगों की चर्चा होने जा रही है, और आप हमको विश्वास के साथ बताओ 7:55 तक
कि भैया चर्चा बिल्कुल कंप्लीट है, सब काम छोड़ के चर्चा के लिए रेडी रहो, और 7:59 पर फिर हमको बता दिया जाए कि भाई साहब और तो सब ठीक है, चर्चा होने तो वाली थी लेकिन अब किसी कारणवश अब चर्चा नहीं होगी। तो अगली बार इतना तो कहने का हमारा अधिकार बनेगा ना चावला जी कि भाई चावला जी इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पिछली बार ऐसी ऐसी समस्याएं क्रिएट हुई हैं और ये समस्या पुनः ना हो पावे। तो आपको अगर हम कहेंगे, मतलब चुनाव से तो कोई लेना देना नहीं है ना आपका? चुनाव से क्या मतलब हो सकता है, देश में हमेशा चुनाव चलते रहते हैं। ओके ओके, गुरेश शेख जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं भाई साहब, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूं सर, सब प्रभु की माया। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, जो बात पंडित जी ने कही मैं उसी से ही इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जो तस्वीरें चल रही हैं अगर उसको हम फुल फ्रेम दिखा पाएं, जो तस्वीरें चल रही हैं। गुरेश जी जानते पूरे देश में एक अलग सी चर्चा हो रही है, लेकिन जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें दिखाने के पीछे एक बहुत जबरदस्त लॉजिक है, बहुत जबरदस्त लॉजिक है। ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, किसान आए और आकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। बहुत अच्छी बात रही कि आपने नहीं बुलाया। प्लीज गुरेश शेख स्क्रीन पर। गुरेश भाई आप जानते हैं कि मैं ये तस्वीरें क्यों दिखा रहा था आपको? आप कहेंगे ये तस्वीरें तो मैंने देखी, इसमें नया क्या है? जिस वक्त पूरे देश में चर्चा इस बात को हो रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे, कांग्रेस कह रही है जेपीसी गठित करो। आप जिस चैनल न्यूज चैनल पे चले जाइए यही खबर चल रही है। रत्नाकर जी, प्रीतपाल जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही बात। लेकिन 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 गुरेश भाई, ये तस्वीरें मैंने इसलिए दिखाई, देश भी देख ले समझ ले, जो 2 साल 2 महीने में नहीं हुआ, जो 2 साल 2 महीने में नहीं हुआ, चुटकी बजाते हुए हो गया, चमत्कार हो गया क्या? यानी मैं ये मान लूं ना कि जब चाहे सरकार तब बैठक कर सकती थी। गलत तो नहीं कहा सही बात गुरेश भाई? गलत तो नहीं कहा मैंने? तिलक भाई, सरकार के दरवाजे हर किसान के लिए, हर किसान संगठन के लिए 24/7 खुले हैं। आपने खुद में अपने आरंभ में ही कही एक बात कि 3 कुर्सियां खाली रहती थी, तो वो 3 कुर्सियां निमंत्रण और आमंत्रण के उपरांत भी किसने खाली रखी थी, उनको जवाब देना चाहिए। और आपको स्मरण होगा अच्छी तरह से पिछला आंदोलन कब हुआ था, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था। गुरेश भाई थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत आ रही है आपकी। मैं प्लीज अगर मैं रिक्वेस्ट करूं, अगर आप अपना हेडफोन हटा पाए तो क्लियर आवाज आएगी। मैं चाहता हूं आपकी आवाज आए, क्योंकि देश बहुत पसंद करता है आपकी आवाज को। हाँ, आप गुरेश भाई आपकी आवाज आई, बिल्कुल परफेक्ट। देखिए तिलक जी, जहाँ तक किसानों का विषय है तो किसानों से मिलने हेतु तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार और हमारे मिनिस्टर्स हैं उनके दरवाजे 24/7 हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो ये गए तो इनका स्वागत है। और आपने आरंभ में स्वयं ने कहा था भी, आपने कहा कि 24 घंटे इनके लिए द्वार खुले रहते हैं, किसानों के लिए हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा। सर 2 साल 2 महीने लग गए सर। आपने आरंभ में एक बात कही थी पंडित जी से, जिससे पंडित जी ने कोई जवाब नहीं दिया ढंग से, कि 3 कुर्सियां हमेशा खाली रही और निमंत्रण के उपरांत भी 3 कुर्सियां क्यों खाली रखी गई थी, वो आपको इनसे पूछना चाहिए। और नहीं, वो तो मैं पूछ रहा हूँ इनसे, जो पूछना है मुझे, मैं पूछ रहा हूँ पंडित जी से। मैंने ये भी आपके सामने पूछा जो आप प्रश्न उठाने वाले थे कि भाई ये चुनाव की वजह से तो माहौल नहीं बना रहे। मैंने गलत तो नहीं पूछा था ना गुरेश भाई? देखिए, ये तो तिलक भाई होना ही था। पिछली बार उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उससे पहले ये सब कुछ हुआ था। इनके बहुत बड़े नेता टिकैत साहब ने तो ये कहा था कि यूपी में भाजपा का वोट कोको ले गई। कोको एक अदृश्य चिड़िया को वहां पे जो कहते हैं कि कोको ले गई। उसके बाद परिणाम आपने देखे। तो आज की जनता मूर्ख नहीं बनती है, लेकिन हाँ, किसान के वेश पे यदि आते हैं तो हम इनका स्वागत करते हैं। लेकिन नहीं, तो ये अभी भी ये किसान नहीं है जो है। देखिए, तो लेकिन किसी की सैकड़ों बीघे जमीनें हैं जिन लोगों की
अब उनको किसान कहें कि इंडस्ट्रियलिस्ट कहें कि बिजनेसमैन कहें, व्हाटएवर, लेकिन किसान के वेश में कोई भी आएगा तो उसका स्वागत होगा। लेकिन हाँ, अच्छा, एक बात मान के तो चलने सर आपने ये कहा कि हमारे द्वार हमेशा खुले हैं, लेकिन ये किसानों के भेष में आए जमींदार हैं, जितना मैं समझ पाया। मुझे एक बात बताइए, 19 नवंबर 2021 को समिति की घोषणा हुई, क्योंकि ये मैं इसलिए बात कह रहा था कि 19 नवंबर 2021 को ये वो तारीख थी जब देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा करते हुए एमएसपी पर एक कमेटी बनाने का वादा किया था, राइट। केंद्र सरकार ने सोमवार 18 जुलाई को नए पैनल के गठन की घोषणा की थी, ठीक। एमएसपी को लेकर कमेटी बनाई, 8 महीने हो गए, उस कमेटी का क्या हुआ सर? उसकी रिपोर्ट कहां है, कब आएगी? उसकी रिपोर्ट भी आपको महीने 2 महीने के अंदर हो जाएगी, दिख जाएगी। परंतु एक बात और पूछ लीजिए गुररेज भाई से, मैं पूछना चाहूंगा नहीं रहा उसमें बुलाने के उपरांत भी इन लोगों ने नहीं किया। लेकिन तिलक भाई, देखिए सरकार ये पूछिए कि कमेटी में जो गठन किया गया, बीच में मत बोलिए, वो उन्हीं लोगों को गठन किया गया ना। ये लोग बोल रहे थे तो मैं खामोश था, प्लीज मैं बोल सकता हूँ? जी गुररेज भाई, आप बोलिए। पंडित जी प्लीज उनको अपनी बात रखने दीजिए, जो आपसे सवाल उठाया वो सवाल मैं उठाऊंगा बिल्कुल, लेकिन कम से कम इस बात का ध्यान रखिए, मैं बहस नहीं करता क्योंकि आप सभी चारों लोग जानते हैं मैं चर्चा करता हूं, ठीक। अभी आपका जवाब भी देंगे, वो रत्नाकर जी का भी और प्रीतपाल जी का, क्योंकि एक ही व्यक्ति को सबका जवाब देना है, प्लीज, इसलिए गुररेज भाई को पूरा वक्त दीजिए प्लीज। देखिए, लेकिन एक बात होती है तिलक भाई कि सरकार की बोलने की कुछ लिमिटेशंस होती है, और एक प्राइवेट इंडिविजुअल मेरे जैसा खुल के बात कर सकता है। मैं अभी निश्चित रूप से नहीं बोल रहा, लेकिन ये जो तारीखें है ना, इस पर मुझे संशय होता है। और संशय क्यों होता है? पंजाब में खालिस्तानियों के ऊपर जिस प्रकार की कसावट की जा रही है, हमने लंदन के जो चित्र देखे, उसमें जो कुछ भी हुआ, इसके बाद ऐसा लगता है कि ये टाइमिंग को आप मिक्स एंड मैच कीजिए, आपको कुछ ना कुछ शायद डॉट्स जोड़ पाएंगे। मैं निश्चित नहीं बोल रहा, एजेंसियां भी मालूम करेंगी चीजों को, मुझे लगता है। नहीं गुररेज भाई, मतलब नहीं, व्हाट डू यू मीन, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये जो किसान इकट्ठे हुए उसमें भी खालिस्तानी इनपुट है क्या? मैं निश्चित नहीं बोल रहा, लेकिन टाइमिंग को देख के मुझे शक होता है बहुत सारी चीजों का, क्योंकि पंजाब में जो कुछ हो रहा है, सर इनका खालिस्तान से क्या लेना देना, और उनके ऊपर कसावट की जा रही है, वो टाइमिंग को आप देखिए और इस टाइम को देखिए तो डॉट्स को जोड़ेंगे तो संशय होगा। मैं निश्चित नहीं बोल रहा। ना, इनका क्या लेना देना, ना इनका खालिस्तान से क्या लेना देना इन किसानों का? उसमें आरोप नहीं। देखिए, पिछली बार भी जो दिल्ली में हुआ था और राष्ट्रीय ध्वज को निकाल कर खालिस्तान का झंडा लगाया गया था, याद है क्या? भूल गए? वो भी किसान आंदोलन के नाम पे हुआ था। मैं आ रहा हूं प्रीतपाल जी, 1 मिनट पहले पंडित जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। पंडित जी आपके आरोप लगाए, जल्दी करिए प्लीज, फिर रत्नाकर जी और प्रीतपाल जी आपके पास आ रहा हूं। अभी यही तो बढ़िया बात है ना, यहीं से चालू हुआ था आंदोलन कि ये खालिस्तानी है, ये देशद्रोही है, ये फलाना। अभी अतीक अहमद की गिरफ्तारी भी हो रही है, अतीक अहमद के परिवार के लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। अभी कहीं ज्वालामुखी भी फूट रहा होगा, किसी वो क्या कहते हैं वहां पर जोशीमठ में रोड भी फट गई है। अभी उसके साथ बहुत ढेर सारी इंसिडेंट्स हो गई है, किसी रोड में एक्सीडेंट भी हो गया होगा इसी डेट में। ये सब बातें किसान आंदोलन से लेने, मतलब सत्य की तर्क की कोई बात नहीं की जाएगी, बस एक नया तकूफा छोड़ दो जिसमें मुख्य विषय से सब लोग भटक जाए और घूम फिर के इधर की उधर, उधर की उधर, उधर की उधर, ये दुनियादारी की बात होगी। लेकिन जिस बिंदु को लेकर के हम लोग आज चर्चा पर हैं कि भैया ये बता दो कि किसानों को आज क्यों आवश्यकता पड़ी तुम्हारे यहाँ दिल्ली आने की भाई, और आपके द्वारा क्यों नहीं इतने बड़े अरसे से आपने आमंत्रित करके बुला लिया कि लो भैया तुम्हारा जो विषय था आज आ जाओ, अपन लोगों को समय गुजर गया है। पंडित जी कई बार बुलाया गया ना, आप लोग आते भी तो नहीं है ना, विषय तो यही है। कब बुलाया गया तिलक जी? गुररेज भाई, क्या नहीं बुलाया गया सरकार की तरफ से किसानों को? बिल्कुल बुलाया गया, इनको पत्र देकर बुलाया गया, मौखिक रूप से बुलाया गया, टेलीफोन करके बुलाया गया। जिस वार्ता के लिए बुलाया गया उस वार्ता में पहुंचा गया है। आपके द्वारा एमएसपी की गारंटी पे बात की गई थी, उस पर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया तो प्रतिनिधित्व मांगा था, आप नहीं आए। हाँ, आपका प्रतिनिधित्व मांगा था, आपको 3 प्रतिनिधि भेजने का बोला था, एक भी नहीं आया।
नहीं नहीं नहीं, अभी आपको लगता है गुरेज भाई इस पे थोड़ी जानकारी हमको और कलेक्ट मुझे जानकारी है सर, मुझे जानकारी। मैं थोड़ा गुरेज भाई बता, आज क्योंकि बहुत आपके साथ कई बार मुझे भी बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं जानता हूँ आपकी किसी प्रकार की आप योग्यता, मुझे शक नहीं है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ इस चीज को। आप बहुत बढ़िया बातें कहते हैं, आज पहली बार है आपने ये सब बातें की, नहीं इसके पहले तो आप तथ्य करके पूर्ण बातें करते थे, अभी आज तक कभी ऐसा महसूस। रत्नागर जी एक मिनट रत्नागर जी, कृषि तो स्टेट सब्जेक्ट है ना, सारी की सारी दुश्वारियां जो हैं, अगर आप ये कहें कि केंद्र सर के माथे मंड दो, बात खत्म। आपके राज्यों में किसान खुशहाल हैं? आप जिस व्यक्ति से जी, ये जो कृषि का मामला है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 62 करोड़ जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, वो अन्नदाता हमारे देश में जीडीपी में लगभग 30% का योगदान कर रहा है। और आपको याद भी होगा कि कोविड के दौरान जब सारी इंडस्ट्रीज बंद थी, सब थी, उस समय भी ये अन्नदाता ही जो है पूरे देश को अन्न देने का काम करते रहे, और लोग अपने घरों में बैठ करके जो है वो उनका राशन और पानी जो है इंतजाम करते हैं। तो ये अन्नदाता है। रही बात नीतियों की, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो केंद्र सरकार नीतियाँ बनाती है उसका प्रभाव पूरे देश में पड़ता है, और केंद्र सरकार जो वादा करती है उस वादे को पूरा करने का भी जवाबदेही जो है वो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, अभी मैं आपकी इनकी बात सुन रहा था, ये कह रहे थे कि मिलने के लिए दरवाजे 24/7 खुले रहते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ भाई साहब को, जब किसान आंदोलन कर रहे थे दिल्ली के सीमाओं पे, तो उस समय प्रधानमंत्री जी भी आए थे टीवी टेलीविजन पे और कहे थे। रत्नाकर जी आपकी आवाज ब्लास्ट कर रही है सर। मैं चाहूंगा प्लीज दोबारा से कनेक्ट कर दीजिए रत्नाकर जी को। रत्नाकर जी आप प्लीज अगर एक बार बोल पाया। जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। रत्नाकर जी मैं ये कह रहा हूं आपसे कि समस्या तो खड़ी हुई है, लेकिन जो बात गुर्रेज भाई कह रहे हैं वो बड़ी बात है कि इनको डाउट है कि मसला खालिस्तान वाला भी है। नहीं देखिए चावला जी, आप अगर ऐसा कहेंगे कि यूक्रेन और रशिया में वार हो रहा है और हमारे देश में उसके कारण गर्मी पड़ रही है, तो ये बिल्कुल हास्यास्पद है। आप जो है, सरकार जो है किसानों के प्रति जवाबदेह है। आज 62 करोड़ अन्नदाता जो सड़कों पर उतर जाते हैं, आपके खिलाफ आंदोलन करते हैं, जिनका योगदान 20% जीडीपी में है, कोविड के दौरान भी उन्होंने देश की जनता की सेवा की, उन अन्नदाताओं को आप बहलाने का और बरगलाने का काम करते हैं। आप जब चुनाव में वोट लेना होता है किसानों का, तो आप कहते हैं कि हर 2022 तक आपकी आमदनी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या बीजेपी शासनकाल में लागू नहीं हुई? नहीं, मैं आपको पूरी बातें कह लूं एक बार जरा। नहीं तो आप इस सवाल का जवाब भी दीजिए ना मीठा कब कड़कड़ थू क्यों? नहीं अभी देखिए, हम विपक्ष में हैं और हमारा काम है कि सरकार जो है किसान के प्रति जो नीतियां हैं वो सही रूप से लागू हो, कि भारत सरकार सर आपका काम ये भी है कि जब आप सत्ता में थे तब आपने क्या किया? जो एमएसपी है, अगर एमएसपी की मांग, अच्छा मेरा प्रश्न सिर्फ ये सिंपल सा एक भारतीय जनता पार्टी से है, क्या कारण है किसान बार बार आपके खिलाफ आंदोलन कर रहा है? क्या कारण है कि 12 दौर की वार्ता होती है फिर भी कोई हल नहीं निकलता है? क्या कारण है कि आप कमेटी तो गठन करते हैं लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं निकलता है? क्या कारण है कि 700 किसान शहीद हो जाते हैं लेकिन उनको मुआवजा तक नहीं मिलता? तो कहीं ना कहीं ये मंशा है इनकी। देखिए, किसान हित ऐसी सरकार नहीं है। अगर ये किसान हित ऐसी सरकार होती तो किसान आज बार बार आंदोलन करने के लिए मजबूर नहीं होता, अपने खेतों को तनहा नहीं छोड़ के आता। अच्छा, तो महाराष्ट्र के किसान खुशहाल थे आपके राज में, है ना? झारखंड के किसान खुशहाल हैं आपके राज में, राजस्थान के किसान खुशहाल हैं, छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल, आप ये कह रहे हो ना? बता देता हूँ, देखिए, या अभी आपके सामने पंडित जी से पूछवाऊं कि आलू प्याज टमाटर किस भाव में बिक रहा है, जानते हैं ना आप? बिल्कुल। देखिए, आज किसानों के ऊपर जो नीतियां हैं वो नीतियों के अनुसार काम करने की जरूरत है। आज किसान जो है मार खा रहा है चारों तरफ से। रत्नाकर जी, यही तो विषय है ना मेरा कि आप विपक्ष में होते हैं तब आपको किसान दिखाई देता है कि देखो सीना चीर के मेरे हैं सीने में बैठे हुए हैं प्रभु किसान हैं, और जब सत्ता पक्ष में होते तब किसी को किसान नहीं दिखाई देता।
देखिए तिलक जी, मैं आपको एक रिसेंटली घटना बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में किसान जन आंदोलन अभी कर रहे थे, वो आ रहे थे अभी जी। और वो किस बात पे आ रहे थे कि उनकी जो पैदावार है, वो जो लागत लगाया हुआ है, उसकी भी लागत उनको नहीं मिल पा रहा है। सर आलू सुनिए, प्याज 2-2 रुपए में, आप भले ही 30 रुपए में आज खरीद रहे हैं, आज जो सरकार बेचने जा रहे हैं पंडित जी, तो उनसे बोला जा रहा है पैसे और दो हमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिक्के का एक पहलू जो आप बोलेंगे वही सही है। एक सेकंड, प्रीतपाल जी, जो बात गुर्रेज शेख जी ने कही, आपने हाथ उठाया, पहले अपनी बात रख लीजिए, फिर उसके बाद सवाल। नहीं तिलक जी, मैं चूंकि एक सिख हूँ, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ प्रदेश का। जो इन्होंने गुर्रेज शेख ने आवेश में आके चाहे अज्ञानतावश इस बात को कह दिया कि लाल किले के ऊपर खालिस्तानी झंडा फहराया गया था, जिसकी माफी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने मांग भी ली है समाज से कि वो गलती से ये शब्द निकले थे। वो धार्मिक चिन्ह है सर, वो सिखों का धार्मिक चिन्ह है। और वहां पे तिलक, जहाँ की ये बात अब तिलक चावला जी ये कर रहे हैं, जहाँ पे ये बता रहे हैं कि खालिस्तानी झंडा फहराया गया था, जो एक धार्मिक चिन्ह है सिखों का, वो 14 बार जब देश हमारा गुलाम हुआ, तब तक सिखों ने एकजुटता करके हमारे गुरुआ में मुगलों से आजाद कराकर 14 बार वो केसरी निशान जो था, जो खंडा लगा हुआ केसरी निशान वहां पे लहरा चुके हैं। शायद इनको इसके इतिहास की जानकारी न, अपने बुजुर्गों से पूछ लें। आप सवाल ले लें आपसे लग से। वो ये कह रहे हैं अगर ये कनेक्शन हुआ तो, अच्छा ये कनेक्शन हुआ तो और आप थोड़ा पंजाब पीछे चले जाइए पंजाब सर। में इस वक्त एक अलग सी आग लगी हुई है। नहीं तो आप जान पंजाब के रहे अंदर तो हम लोग, पंजाब के अंदर तो पूरे विश्व देश ने देख लिया कैसे चाबुक चलाया भगवंत मान की सरकार ने, किस तरह से जो अलगाववादी थे या किसी द्वारा प्रायोजित किए गए थे, वो भी समय आने पे पता चल जाएगा कि किसके द्वारा वहां पर आयोजित इनको किया गया था। तो साल भर के अंदर उन्होंने इतना हवा खड़ा कर दिया कि पंजाब अशांत हो जाए। उसका जवाब तो खैर आ गया, आपने देखा किस अच्छा, तरह से उनको पंजाब भेज को के पकड़ा जा आशांत रहा है। करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये भारतीय जनता आपने पार्टी की कंट्रोल कर नीतियां लिया। हैं। बिल्कुल, अभी हम अपने प्रयास में हैं। हमारे भगवंत मान जो वहां के मुख्यमंत्री और पुलिस जो है इस पर पूरी तरह से तैनात है। अब मैं आ जाता हूं कि इन्होंने कहा कि खालिस्तानी कोई एंगल है इसके ऊपर। तो याद होगा जब दिल्ली में किसान बैठा हुआ था बेचारा, 700 किसानों की हत्याएं होगी, एक तरह से हत्या कहूंगा, क्योंकि वो एक आंदोलन में बैठे हुए थे। जो किसानों ने मांगा नहीं तिलक चावला जी, वो उनको आप दे रहे थे जबरदस्ती। किसानों ने तो नहीं कहा कि 3 काले कानून आप अपने अडानी के लिए लेके आओ। और मजे की बात, कानून आता कब है, और हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वेयर हाउस के लिए बड़ी बड़ी जगह दे चुकी होती है, वेयर हाउस तैयार हो चुके होते हैं अडानी के। और वो 3 जो काले कानून है उसके तहत ये सारी चीजें की जाती है कि किसान विषय वो नहीं है ना, गोरे काले नीले पीले, मैं उस पर नहीं जा रहा कानून में। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो अभी हालात हैं, क्या ये शंका है कि राजनीतिक माहौल बनाने के लिए एक बार फिर किसानों के कंधे का इस्तेमाल हो रहा है, जो बात गुर्रेज शेख नहीं बोलना चाह रहे थे? नहीं, तो आप मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे जाऊंगा। हाँ। कटेसा गांव है दिल्ली के क्षेत्र में, जहां पे इस समय एमसीडी के चुनाव में पूरे गांव ने बहिष्कार कर दिया था, उन्होंने कहा वोट नहीं देंगे। आज अरविंद केजरीवाल उनके पास पहुंचे, कोई चुनाव नहीं है निकट भविष्य में दिल्ली के भीतर, और उनसे पूछा भाई आप लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? कहने लगा हमारी सड़कें खराब थी, नालियां नहीं बनी हुई थी, साफ पानी नहीं है, यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग मर जाते हैं उनके लिए कब्रिस्तान नहीं है, शमशान घाट नहीं है। उन्होंने कहा सब दिया, मगर वोट दो। आम आदमी पार्टी को मत देना, किसी भी पार्टी को वोट देना, मगर वोट जरूर दो। वो कनेक्टिविटी की मैं बात एग्जांपल दे रहा था कि कनेक्टिविटी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब एक किसान आंदोलन वहां बैठा हुआ था, तो सेंट्रल विस्टा के जाने के लिए रात को 12 बजे पहुंच जा रहे थे कि भैया वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका क्या हो रहा है। मगर वहीं से करीबन 200 कदम पर किसान बैठा हुआ था, किसान के पास प्रधानमंत्री के जाने के पास समय नहीं था। और कहते कि एक फोन पंजाब में किसान खुशहाल है ना सर, एक फोन कॉल पंजाब में किसान खुशहाल है ना? बिल्कुल सर, जो हमारे अख्तियार में है, जो हमारे हाथ में है, हाँ। उसके तहत किसान को हम, और किसान ये बताएगा सर, आने वाला चुनाव बताएगा कि हमने अच्छा किया कि नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को आतंकवादी, किसानों को एमएसपी मिल रही है। मैं नहीं जा रहा अभी किसानों को पंजाब में, आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं, उत्तर प्रदेश आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। 2-2 करोड़ रुपए की नोटिसें भेज दी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। आप घुमा रहे सवाल को। एक ब्रेक ले रहा हूं, मजबूरन ब्रेक ले रहे हैं।
ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा और गुर्रेज शेख सवाल जो विपक्ष ने उठाया उसका जवाब भी गुर्रेज शेख देंगे। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। किसानों के कब आएंगे अच्छे दिन, सवाल इसी बात को लेकर, क्योंकि किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच किया और कृषि मंत्री ने मुलाकात का भरोसा दिया। मुलाकात हुई लेकिन क्या बात बन गई? सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। गुर्रेज शेख जी, ब्रेक से पहले जो बात रत्नागर जी और जो बात प्रीतपाल जी ने कही उसका जवाब दे दीजिए और फिर उसके बाद मैं आकांक्ष पंडित जी आपके पास आ रहा हूं कि केंद्र सरकार द्वार क्यों नहीं खोलती। अब तक 2 साल हो गए, बातचीत बहुत हद तक निष्कर्ष तक पहुंच जाती। देखिए तिलक भाई, अब तक तो किसानों की आय दुगुनी ही तिगुनी हो जाती, लेकिन ये तथाकथित जो बीच में आए ना, इन तथाकथितों की वजह से जितने रिफॉर्म कर सकते थे उन सब के ऊपर इन्होंने हल चला दिया। मैं ये कहता हूँ, रिफॉर्म के ऊपर हल चलाया, किसानों के खेतों में नहीं चलवाया। मतलब आय दुगनी नहीं तीन गुना हो जाती। देखिए, यही सब चीजों को साइंटिफिकली रखकर और जो हमारी एग्रीकल्चर है इसको एक इंडस्ट्री की तरह डेवलप करने के मद्देनजर ही उन रिफॉर्म को लाया। रत्नागर जी क्विक रिएक्शन, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, फिर प्रीतपाल जी आपके पास आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग रोड़ा ना बनते तो आय किसानों की 3 गुना हो जाती। नहीं, किस तरह से 2 गुना 3 गुना होती, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अभी मैं आंकड़े भी बता दूं कि 4 राज्यों में इसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसानों की आय जो है बढ़ने की जगह घट गई है। उसमें मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, नागालैंड है, ये 4 राज्य है, आप देख लीजिएगा। और दूसरी चीज, जो ये किसानों की आय दोगुना करने का वादा कर रहे थे, आज किसानों की आय तो दोगुना हुआ नहीं, ऊपर से कर्ज जो है उनका जरूर दोगुना हो गया है। भले दोगुना आय जो है अडानी और अंबानी का हो गया, वो पूरा देश और दुनिया देख रहा है। हर सवाल का जवाब अडानी अंबानी नहीं, अब आज अडानी की सरकार अडानी के नाम पे कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या बोल रहे हैं? सारा देश के संस्थाएं जो है वो तो तो आप ही इतना बोल रहे हैं कि काफी है ना। सपोर्ट कर दिए वो। गुर्रेज शेख प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद प्रीतपाल जी आ रहा हूं। जी तिलक जी, ये भारतीय जनता पार्टी अगर किसान थी तो ये कह रहे थे कि 2 गुनी हो जाती, 3 गुनी हो जाती। मैं ये बजट की ही बात कर लेता हूँ। इस बजट में इन्होंने किसानों के लिए क्या किया ये बता दे मुझे। एक डिजिटल ट्रेनिंग का प्रोग्राम सिर्फ इन्होंने किसानों के लिए किया है। उसके अलावा जो किसान चाह रहे थे कि बिजली जो है दरें कम कर दी जाए, सब्सिडी जो है डीजल और पेट्रोल में दिया जाए, और जो लागत वाली चीजें हैं उसको कम करने के। अब जवाब ले लीजिए ना। वो ये कह रहे हैं कि लागत कम कहाँ हो रही है, लागत तो बढ़ती जा रही है। आय दुगनी करने की बात की थी लेकिन लागत दुगनी हो रही है। ओके, एक वो करने चाहिए इनको, उन्होंने एक रत्नागर जी आप जवाब तो ले लीजिए गुर्रेज जी का। गुर्रेज जी प्लीज जल्दी से। भाई आपके साथ में कितनी ही बार बैठा हूँ फूड इन्फ्लेशन के ऊपर। वो फूड इन्फ्लेशन कब बढ़ता है? जब कृषि संबंधित वस्तुओं के भाव में विस्तार होता है। तो जब कृषि संबंधित वस्तुओं के भाव में विस्तार होता है तब किसान की आय बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, ये आप इन तथाकथितों से पूछिए। और सरकार उस फूड इन्फ्लेशन को क्यों नहीं रोकती है? एक लंबे अरसे तक चलने देती है और उसके बाद थोड़ा बहुत उसको नियमित करती है ताकि किसानों की आय बढ़ सके। जहां तक हमने आपको कहा था कि हम जो रिफॉर्म लाए थे उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसीलिए थी। अभी जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास के एरिया आ रहा हूं पंडित जी, पहले प्रीतपाल जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। प्रीतपाल जी जल्दी से अपनी बात रखिए और फिर उसके बाद गुर्रेज भाई एक मिनट, प्रीतपाल जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। गुर्रेज भाई एक मिनट, जिससे कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसा देता? सर, गुलदेव जी की जो पार्टी है महाझूठा पार्टी है, आप इसको समझ सकते हैं इस तरह से। नहीं प्लीज ये इस तरह से नहीं प्लीज। आपकी पार्टी पापी पार्टी है। ठीक, हमारी पार्टी तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, बोल रही है छाती पे मूंग बदल रही है। आपकी छाती पे मूंग दल रही है भाई साहब, हमारी पार्टी फल फूल रही है, आप चिंता न कीजिए। हम जनता को कहते करते हैं। वर्तमान में 2019 में नरेंद्र मोदी जी ये कहते आते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज 2023 में है, 24 नजदीक आने वाला, 24 का चुनाव आने वाला है और किसी भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। पूरे विश्व ने देखा, अडानी दूसरे नंबर पे पहुंच गया पूरे विश्व में। और जब उसने हिंडनबर्ग ने उसके बारे में बताया, हिंडनबर्ग ने
तो वो कहा 34वें 36वें स्थान पे पहुंच गया। ये गजब स्थिति है प्रीतपाल जी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री उनके लिए नहीं बोलेंगे। संजय सिंह जो संसद में ये बात कहते हैं, मोदी अदानी भाई भाई दोनों ने मिल ये गजब स्थिति है। एक मिनट पंडित जी, पंडित जी का ऑडियो रहेगा, सिर्फ 1 मिनट। पंडित जी, आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं? मैंने सवाल किसानी के ऊपर पूछा, रत्नाकर जी अडानी ले आए। सवाल किसानों को पूछ रहा हूं, प्रीतपाल जी अडानी ले आए। मैं चावला जी कहना चाहता हूँ आपसे, हमारे जिस चर्चा को लेके आपने आज सभी को आमंत्रित किया है, नहीं, विषय किसानी है, बहस चल रही है, ये अडानी अपना एजेंडा अलग से। इस पे हम लोग बहस के लिए यहाँ पर आए नहीं है। कौन पार्टी अच्छी है, कौन पार्टी बुरी है, कौन अडानी का आदमी, कौन अंबानी का। हमारा एक विषय है, और जिस विषय को लेकर हम लोग महत्वता से बड़ा गंभीर और बहुत ही मजबूत विषय, जिसपे हम सभी लोग एकत्र हुए हैं चर्चा करने के लिए। ये जो मूलभूत चीज है, जिस जगह पर किसान आज से 2 वर्ष पहले आंदोलन के लिए आया था दिल्ली पर, आज उसी स्टेज पर हम लोग क्यों खड़े हैं? किन खामियों का प्रतिफल आज किसान फिर से वहां सीमाओं पे, आज किसानों के ऊपर कितनी बड़ी संकट की घड़ी किसानों के ऊपर चल रही है। भगवान के द्वारा ओला डाल दिया गया, पानी डाल दिया गया, किसानों की फसलें कितनी खराब स्टेज में चली गई है। उस संकट की घड़ी को और संकट की घड़ी को करके और दिल्ली पहुंचने का काम किसान ने किया है। आखिर क्यों किया है, इस पर सभी लोगों की राय मशवरा होनी चाहिए थी। और तिलक जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ इस चीज को कि हमको अपने देश के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी प्रधानमंत्री पर बड़ा गर्व है। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही जिम्मेदारी से इस बात को कहा था कि भाई ये जो बिल आए हैं, इन बिलों की वापसी कर रहा हूं, और जो जो विषयों को मांग को लेकर के आप लोग आए थे, कुछ समय दे दीजिए, हम इस बार चर्चा करके इसका भी सलूशन निकाल देंगे। चूंकि एक विश्वसनीय व्यक्ति के हाथ पर सरकार है, तो विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा एक जिम्मेदारी से बात कही गई है, और उस जिम्मेदारी से बात को कहने के बाद सभी लोगों ने, चूंकि वो हमारे लिए अति सम्मानित व्यक्ति है, ठीक, लेकिन जो बात रत्नाकर जी, अच्छा एक बात ना पंडित जी एक पक्ष नहीं ना, आप एक हकीकत और भी तो बताइए ना। जो बात रत्नाकर जी कह रहे हैं, जो बात प्रीतपाल जी कह रहे हैं, एमएसपी मिल रही है पंजाब में? नहीं, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, कि जिस विषय को हम लोगों से कहा गया था वहां पर जिम्मेदारी से कि भाई आपके द्वारा जो जो बिंदु कहे जा रहे हैं उनका सोल्यूशन मैं निकाल करके दे दूंगा, लेकिन जिस विषय को लेकर के हम दिल्ली गए थे, आज वहीं पर खड़े हुए हैं। आज भी चर्चा 3 कुर्सी 2 कुर्सी। तो ये रत्नाकर जी जो कर रहे हैं, ये किसानों को लेकर, यानी रत्नाकर जी की पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? नहीं, मैं इस पर किसी भी पार्टी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्यों? सत्ता इनके पास नहीं रही। जो आएगा और उसके द्वारा जो जवाबदेही भरा उत्तर दिया जाएगा। पंडित जी देखिए, फिर आप इसका मतलब गुर्रेश शेख जो बात कर रहे थे वो सही है, आप लोग राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या किसानों को लेकर आयोग गठित करने की बात थी, क्या कांग्रेस ने किया? मैंने आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप नहीं किया। तो फिर आप सिर्फ यही क्यों कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया? मैं बीजेपी की बात ही नहीं करता हूँ तिलक चावला जी। कांग्रेस की सरकार थी, क्या हम लोगों के द्वारा, हमारे आदरणीय सम्मानीय नेता महेंद्र सिंह टिकैत जी के द्वारा तब आंदोलन अंतर नहीं किए गए? अभी मैं फिर से आज कई चैनलों में पूर्ण बता चुका हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, और जिस किसानों के विषयों को लेकर के वो सत्ता में आए हैं, अगर किसी कारणवश उसको पूर्ण नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ भी बात रखी जाएगी। आपने कभी वहां तो आंदोलन नहीं किया? कभी पंजाब तो नहीं किया आंदोलन? कभी राजस्थान तो नहीं किया आपने आंदोलन? अरे भाई, तो अभी जुम्मा 4 दिन हुआ, उसको कुछ करने का मौका दिया जाए? नहीं करेगा व्यक्ति तो 4 दिन नहीं करेंगे वो व्यक्ति, जब नहीं करेंगे वो व्यक्ति, तो मैं आपसे देखिए फिर वही बात हुई ना, आप कहेंगे जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहां हम आंदोलन करेंगे। नहीं तिलक जी क्या अभी हम लोग जहाँ पर अभी दिल्ली पे कार्यक्रम कर रहे हैं, वो राज्य क्या बीजेपी शासित है?
और दूसरी बात देखिए, समझिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुझे एक जिसके बात लिए बताइए दलों को- रत्नाकर जी फिर मैं गुर्रेश जी के पास जा रहा एक लाइन बात खत्म कर दूं कि दलों की व्यवस्था छोड़ के क्या आपको नहीं लगता है कि एमएसपी की गारंटी पर बात हमारे सभी को मिलकर एक सुर से करनी चाहिए? नहीं, आज किसको जो नहीं ओला लगता? दस- कौन नहीं बिल्कुल। चाहेगा कि किसानों को एमएसपी मिले? सभी लोगों को लगना चाहिए बस, और सभी दलों को मिलकर के एक सुर से इस बारे में कहना चाहिए। नहीं रत्नाकर जी, बारे में मुझे एक बात सोचना चाहिए। बताइए। ना ना ना, ये बात बहुत गंभीर है भाई। हम जो है, मैं ये बात उस वक्त भी किसान आंदोलन हो रहा तब भी मैंने बात कही थी, कुछ लोगों को बहुत बुरी लगी। वो 20 रुपए का जो आलू के चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, बहुत बढ़िया बात कही। 20 रुपए का, आज 2 रुपए का आलू नहीं मिल रहा किसान को। और हम जो है, हम वो चिप्स जो है वो 20 रुपए का इतना सा मुट्ठी भर है, खरीद लो। पीवीआर में जाएंगे पॉपकॉर्न खाएंगे। एक मिनट पंडित जी, पीवीआर में जाएंगे पॉपकॉर्न खाएंगे। पॉपकॉर्न है 200 रुपए का पॉपकॉर्न। मक्का का क्या रेट मिलता है किसानों को? बहुत बढ़िया। इस पर किसी ने नहीं सोचा। फिर रत्नाकर जी कहेंगे फिर हमारा नाम क्यों लेते हो भाई? गलत तो नहीं कह रहा रत्नाकर जी, बुरा तो नहीं लगा आपको? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इसलिए देखिए, कांग्रेस की सरकार की किसानों की परिस्थितियां कुछ अलग। कांग्रेस हमेशा किसान हितैषी रही है और हमेशा सब्सिडी के माध्यम से, चाहे अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से वो किसानों को राहत पहुंचाने का काम करती थी। हमारी जब सरकार थी आप एमएसपी कानून क्यों नहीं लेकर आए? अगर आप हितैषी थे तो ये विवाद वहीं खत्म होता ना। एमएसपी को लेकर कानून क्यों नहीं लेकर आए? आपने C250 दिलाया। मैं भी बात कर लेता हूँ। पंडित जी गलत तो नहीं कह रहा ना? कांग्रेस ने क्या किया मैं बता देता हूँ। परफेक्ट बात वही, अब आप वही बात कर रहे हैं जो बात मैं आपसे कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले। जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, वही बात आप चावला जी कर रहे हो। सही बात बोल रहे हैं। चावला जी, जब हम सत्ता में आए, जब यह देश आजाद हुआ, उस समय आधुनिकीकरण के नाम से किसानों के पास कोई तकनीकी यंत्र नहीं रहा था। हरित क्रांति लेके आए, श्वेत क्रांति लेके आए, ये सारी तकनीकों का जो है किसानों तक हमने ट्रांसफर किया। वहाँ पे हमने जो डीजल और जो उनके कॉस्टिंग को, लागत को कम करने का हमेशा प्रयास किया। बिजली की दरें जो है मिनिमम करके रखा, ताकि जो है आखिर में लागत कम रहेगी, तभी तो किसान फायदा में रहेंगे। जल्दी से कोई आप क्वेश्चन जो डीजल है, बात पेट्रोल है, सब पे सब्सिडी देने का काम हमने किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान हितैषी रही है और किसान हमेशा खुश रहे हैं कांग्रेस पंडित के जी समय मुस्कुरा रहे। पंडित जी प्लीज जल्दी से। आज की सरकार है वो किसानों की हत्यारी सरकार है। चाहे वो आशीष मिश्रा जैसे केंद्रीय मंत्री के पुत्र किसानों को रौंदने का मामला हो, चाहे 700 किसान जो है धरना देते देते शहीद हो गए, वहाँ पे जो है सीमा पे शहीद हो जाते हैं। तो इस तरह की तो सरकार है। आज किसानों की बात सुनती तो कई बार जो है इस तरह के आंदोलन क्यों करने पड़ते किसानों को? बार बार दिल्ली का रुख क्यों करना पड़ता है? वो किसान बेचारे तो अपने खेत को 1 घंटा भी छोड़ के नहीं जाते हैं। कई दिनों तक, कई महीनों तक बॉर्डर पे बैठे रहते हैं, सिर्फ इस आस में कि आज हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी। रत्नाकर जी, फिर मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, आपके राज्यों में किसान खुशहाल हैं तो बताइए। देखिए, मैं चावला जी, आपका प्रश्न जो है ना, वो प्रश्न का मैं जवाब इस प्रकार देना चाहता हूँ कि जो किसानों से संबंधित जो नीतियां होती है वो केंद्र सरकार तय करती है। सर, स्टेट सब्जेक्ट नहीं है किसानी, आप मुझे ये कह रहे हैं? एमएसपी की नीति हो, आप रत्नाकर जी मुझे घुमा रहे हैं। स्टेट सब्जेक्ट नहीं है किसानी। किसानी स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ रत्नाकर जी, 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए सर। आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ केंद्र की जिम्मेदारी है। क्या जिन राज्यों में आप है, क्या अगर आप किसानों को 200 की जगह 400 रेट देना चाहते हैं तो क्या केंद्र रोक देगा आपको? देखिए, रोक देगा क्या केंद्र? मैं आपको, आप समझिए, हमने हमेशा किसानों का साथ दिया है सर। अब ये नारे में फिर वही है ना, जय जवान जय किसान, ये तो वही, हमने तो साथ दिया है। लेकिन आप 400 रुपए रेट देना चाहते हैं तो किसान कोई मना कर देगा? केंद्र रोक सकता है? केंद्र आपको यह अधिकार है केंद्र के पास कि ना बाबा ना, इनको 400 रुपए रेट मत देना। गलत तो नहीं कह रहा पंडित जी, अगर टोक देना गलत बोलूंगा तो। तिलक चावला जी, एक चीज मैं
हमने 200 की जगह 400 की जो बात कह रहे हैं, मैं आपको तिलक जी की बात बताना चाहता हूँ। हमने किसानों के जो ऋण कर्जों को माफ करने का काम किसने किया? हमने किया। मध्य सर, किसान के ऊपर कर्जा क्यों हुआ ये भी तो जान लो, ये भी तो जान लो किसान के ऊपर कर्जा क्यों हुआ। किसान क्या मांग रहा है आप लोगों से कि भैया जो उसकी कीमत है वो फसल की कीमत दे दो बस। प्रीतपाल जी गलत तो नहीं कह रहा? मैं खुद किसान पुत्र हूँ। मेरे पिताजी से हमेशा इस संदर्भ में चर्चा होती रहती है कि आलू का क्या भाव है, प्याज का क्या भाव है। रत्नाकर जी, कौन ऐसा नहीं है? 1/3 संसद जो है वो किसान पुत्रों की संसद है। 1/3 किसी से भी पूछिए, वो सब कहेंगे कि मैं किसान का बेटा हूं। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा किसान की हितैषी रही और किसानों के हित में काम किया है। प्रीतपाल जी जवाब देना चाह रहे हैं। प्रीतपाल जी, फिर उसके बाद गुलरेश एक फाइनल कमेंट आपका होगा। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सारी चीजें किसने दी? अभी रुक जाइए ना प्रीतपाल जी, ये कह रहे हैं हरित क्रांति श्वेत क्रांति कौन लेकर आया? सिर्फ कांग्रेस लेकर आई, कांग्रेस ने किया किसानों का भला। 1 मिनट प्रीतपाल जी बात रखेंगे। देखिए तिलक जी, अभी आपने कहा कि पंजाब में हमारी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया या हितैषी है कि नहीं। 23 प्रकार की जो किसानों द्वारा उपज की हुई जो फसल है उसको एमएसपी के तहत खरीदने का ये कई बार ये बात आई, मगर जो भारतीय जनता पार्टी के 18 राज्य हैं वो ना गेहूं कैसे से खरीद पाती है, ना आलू खरीद पाती है, ना गन्ना खरीद पाती है। हमने पंजाब के अंदर किसानों से कहा, अभी हम 1 साल भी नहीं हुआ हमको वहां पे, 1 साल हो गया, कल की बात है, 1 साल हमको वहां पे हमने दलहन भी कह दिया हम खरीदेंगे किसानों से एमएसपी पे। हमने कहा मक्का भी खरीदेंगे, अब बाजरा भी खरीदेंगे। यहां तक कि भगवंत मान किसानों के बीच में गया, किसानों से पूछा कि ये बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो किसानों ने कहा कि भाई बीज का रेट कम कर दो, आप हम पे खाद का रेट कम कर दो, और पानी जो है वो अगर 1 अप्रैल को हमको मिल जाएगा तो हम अपनी बुआई अच्छी तरह कर पाएंगे। हमारे जो द्वारा बोया हुआ जो बीज है उसको पानी अच्छी तरह मिलेगा तो हमको अगली बुआई में फायदा मिलेगा। तो भगवंत मान ने कहा पानी आपको 30 और 31 मार्च के बीच में ही दे देंगे, नहरों में पानी आने लगेगा, आपके खेतों तक पानी जाएगा। हमने 1 साल के भीतर किसानों से जो वादे किए थे उसको प्रयास किया कर देगा। किसान खुशहाल हो गया पंजाब में, तो फिर वो दिल्ली आके धरना क्यों दे रहा है? क्यों? प्याज के लिए उनको महाराष्ट्र में कई किलोमीटर अपने पैर फाड़ते हुए, चप्पल तोड़ते हुए, छाले डालते हुए पैदल चलना पड़ा। तब वहां की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की गुरेश भाई 1 मिनट। ऐसा नहीं है प्रीतपाल जी, आप लोग किसानों के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जब भगवंत मान आए तभी किसानों की फसलें जो है वहां पर पंजाब में लहलाने लगी, है ना? इतना भी मत करो कि भैया सूर्य की किरण भी हमारी वजह से निकल रही है। किसानों का काम हो रहा होता तो क्यों हटी कांग्रेस, क्यों भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल वहां से हटी? वहां के लोगों ने क्यों आम आदमी पार्टी को आके दिल्ली का मॉडल लेके आओ? मैं बताऊं क्यों हटे? अगर भारतीय जनता पार्टी क्यों हटे? क्योंकि आपने कहा था, अगर पॉलिटिकल बहस करनी है तो फिर पॉलिटिकल बात सुन लीजिए, क्योंकि आपने कहा था कि सत्ता में आएंगे, सत्ता में आएंगे, इनके पास पावर है, आप करके दिखाओ। सत्ता में आएंगे तो बादल और कैप्टन को जेल में भेजेंगे, आपने ये कहा था। किया आपने कहा था कि कैप्टन और बादल को जेल में भेजेंगे, जनता ने इसलिए वोट दिया आपको। किया आपने? उसकी कार्रवाई चल रही है सर। हाँ, कार्रवाई चल रही है, चलती रहेगी सर। पहले भी इस बात को बताया, चलती रहेगी, मैं जानता हूं। बेअदबी हुई थी उसके 700 पेज का जो भी हमारे पास रिपोर्ट थी, हम लोग ठीक। अब गुरेश भाई, सिर्फ गुरेश भाई तय करेगा ना, सिर्फ गुरेश भाई मैं क्योंकि ये राजनीतिक चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहा, मैं किसानी पर ही बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप एक समझदार पढ़े लिखे प्रवक्ता है और आपकी काबिलियत को पैनल में भी सब जानते हैं। मैं एक चेहरे का जिक्र कर रहा हूं। एमएसपी को लेकर कमेटी बनाई, 8 महीने हो गए, मैंने आपसे पूछा कि उस रिपोर्ट का क्या हुआ, रिपोर्ट कहां है, कब आएगी, तो आपने कहा बहुत जल्द आएगी। अब जो बात, क्योंकि मैं भूलता बहुत कम हूं यहां आप लोगों की दया से, क्योंकि बात पंडित जी ने उठाई थी कि आप लोगों ने कमेटी में किसको जिम्मा दिया। ठीक पंडित जी, भूला तो नहीं, मैंने आपसे वादा किया था और मैं भूलता नहीं हूं वादा करके। मैं एक चेहरा दिखाना चाहूंगा और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज प्ले करिएगा एक चेहरा जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये चेहरा जानते हैं कौन है आप? नहीं, मेरे सामने टीवी नहीं है। मैं बता देता हूं सर, ये है समिति के अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी। जी, यही है ना पंडित जी? जी, आपकी बात बिल्कुल करेक्ट। जी,
गुर्रेज भाई स्क्रीन पर। गुर्रेज भाई, दरअसल जो बात पंडित जी कह रहे थे और जो किसान कह रहे हैं, किसान ये कह रहे हैं कि कृषि कानून जब लाए गए थे, जो अध्यक्ष हैं तब उस वक्त वो कृषि सचिव हुआ करते थे। बिल्कुल सही बात है। ठीक सर। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने उन तीनों कानूनों को ड्राफ्ट किया था। ठीक, जब 2020 में ये कानून संसद से पारित हुए थे, उस वक्त जो इस वक्त अध्यक्ष है समिति के, तब केंद्रीय कृषि सचिव हुआ करते थे। हाँ बिल्कुल, सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे। मैं गलत तो नहीं हूं ना गुर्रेज भाई? सही बात है जी, आप जवाब दीजिए सर। मैं प्रतिप्रश्न करूंगा पंडित जी से, क्योंकि पंडित जी ने ये आक्षेप लगाया, इस तरह से आक्षेप लगाने की कोशिश की। इस समिति में क्या अध्यक्ष को वीटो पावर है या उसके पास क्या एक्स्ट्रा वोट है? नहीं तो फिर जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया, आप उन्हीं से उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस कानून के खिलाफ जाइए? भाई साहब, जो कानून की पैरवी कर रहा हो वो खिलाफ कैसे जाएगा? वो ये कह रहे हैं। भले ही नहीं जाए वो खिलाफ, लेकिन जितनी हैसियत 3 नुमाइंदे जो हमने टिकैत के संगठन से मांगे थे, उनमें से एक एक की है, इतनी ही अग्रवाल साहब की है, क्योंकि उस समिति में किसी को भी वोटिंग में वीटो लेने का अधिकार नहीं है और अध्यक्ष को सरप्लस वोट नहीं है। 2 चीजें होती है किसी कमेटी में, या तो वीटो पावर दिया जाता है, वीटो वोट दिया जाता है अध्यक्ष को, वो समिति में नहीं दिया गया है, या सरप्लस वोट दिया जाता है। अच्छा, मैं इस पूरे डिबेट का पटाक्षेप कर देता हूं। मैं आपकी बात भी मान गया, प्रीतपाल जी की बात भी मान गया, रत्नाकर जी की बात मान गया, सब किसान हितैषी हैं। जिससे पूछो कहेगा हमसे बड़ा तो किसान हितैषी है ही नहीं। पंडित जी, बस मैं, क्योंकि आपने अपनी बात रखी, मैंने आप ही से शुरू किया था, मुझे सिर्फ दिल पे हाथ रख के आप तीनों, रत्नाकर जी आप भी, गुर्रेज भाई आप भी, और प्रीतपाल जी आप भी, आप तीनों के राज्यों की ये स्थिति बता रहा हूं। गुर्रेज भाई, आपका दिल नहीं दुखता जब प्याज, आलू, टमाटर 2-2, 3-3 रुपए में? दिल दुखता है कि नहीं दुखता? मेरा दिल तो आज भी दुखा जब मैंने देखा कि गेहूं की फसल खड़ी है और मावठा बरस रहा है। लेकिन फिर मैंने शाम को ये भी देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज जी आते हैं और उन्होंने कहा कि एक एक किसान की जितने नुकसान हुआ उसकी अदायगी की जाएगी। नहीं करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन होता है प्रीतपाल जी, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के राज्यों में नहीं हो रहा, ये हो रहा है। किसान हर जगह परेशान है। इस समस्या को सिर्फ ये मत कहिए कि टोपी ट्रांसफर करके जो करे केंद्र करेगा। सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्हीं किसानों ने कोरोना काल में इस देश को बचाया, याद रखिएगा आप सब। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी आपका भी, पंडित जी आपका भी, गुरेश भाई आपका भी, प्रीतपाल जी आपका भी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।